की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। ये नई वीडियो जो रिएक्ट नेटिव लर्न रिएक्ट नेटिव बाई 3-4 डेज़ उसका ये नेक्स्ट वीडियो है उस सीरीज़ का। ठीक है, इस सीरीज़ में हम लास्ट सीरीज़ में हमने लॉगिन स्क्रीन देखी थी। इस सीरीज़ में हम कंपोनेंट्स बनाएंगे, छोटे छोटे कंपोनेंट बनाएंगे, उनको रीयूज कैसे करना है, उसके अंदर फंक्शन को कैसे पास करना है, उसके अंदर वैल्यू कैसे पास करनी है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, नेविगेशन मैंने शायद लास्ट वाली वीडियो में मैंने नेविगेटर बनाना सिखाया था, नेविगेशन कैसे करते हैं वो। अब हम ये देखेंगे कि नेविगेशन के अंदर वैल्यू कैसे पास करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, परम्स में वैल्यू कैसे पास करना ये हम देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम वो देखने के बाद हम कंपोनेंट्स जो रिएक्ट नेटिव देता है, ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट देता है। जैसे मान लो आपका बटन दे दिया, इमेज दे दिया, ठीक है, स्क्रॉल व्यू दे दिया, फ्लैट लिस्ट दे दी। तो ये जो बेसिक कंपोनेंट, टेक्स्ट इनपुट हो गया, टेक्स्ट हो गया, ठीक है, और लाइक प्लेटफॉर्म हो गया, ये सारी चीज़ें हैं जो 8 से 10 बेसिक हम यूज़ करते हैं। वो वाले मैं कंपोनेंट्स बताने वाला हूँ जो रिएक्ट नेटिव के अंदर हो सकते हैं। इसको आप बोल सकते हैं सब एंड्रॉइड वगैरह नॉर्मल किसी देखते हो जो यूआई पे हम चीज़ें देखते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट। ठीक है, उस कंपोनेंट को मैं यहाँ बताऊँगा। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, मैं ये ध्यान में ये रखने वाला कि यहाँ पे ये एक तरीके से बिगिनर के लिए कोर्स है। तो यहाँ पे हम वो चीज़ देखेंगे जो हमें एक अच्छा ऐप बनाने से पहले एक थोड़ा सा लाइक बोल सकते हैं बिगिनिंग, हमारा एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाने में हमारी हेल्प करे। उसके बाद अगर बात करोगे तो लर्निंग की बात करो तो जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा आप सारी चीज़ें सीखते जाओगे। बट उस एक्सपीरियंस को लेने के लिए हमें एक बूस्ट चाहिए, एक थोड़ा सा धक्का चाहिए, तो वो ये यहाँ पे मैं सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो उसी बेस पे मैंने एक लॉगिन पेज बनाया था। ये लॉगिन पेज जो है बिल्कुल बिगनर लेवल का है, जीरो लेवल का बोल सकते हो। फर्स्ट टाइम जब हम बनाते तो ऐसे ही बनाते, मैंने भी फर्स्ट टाइम जब ऐप बनाया था तो ऐसे ही बनाया था। ठीक है, हमें अलाइनमेंट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी मुझे फर्स्ट टाइम, और मैंने यूट्यूब से भी ज़्यादा नहीं सीख पाया था क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था, पर मैंने खुद के एक्सपेरिमेंट करके सीखा। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको अगला वीडियो मिलेगा। क्योंकि मैं ऐसे वीडियो अब लगातार लेके आऊँगा यूआई बेस पे, यूआई के ऊपर नए नए ऐप, नए नए क्लोन्स, बहुत सारी चीज़ें रिएक्ट नेटिव एंड्रॉयड से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी मैं लेके आऊँगा। तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा इस चैनल पे आके। ठीक है, तो अगला वीडियो आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम जो सबसे पहले करने वाले हैं इस लिस्ट में, क्योंकि हमने एक लॉगिन स्क्रीन बना रखी है, तो हम यहाँ से एक नई स्क्रीन पे जाएंगे। वो आप बोल सकते हो साइन अप स्क्रीन बोल सकते हो या कोई भी स्क्रीन बोल सकते हो। हम एक नई स्क्रीन पे जा रहे हैं तो हम नेविगेशन यूज़ करेंगे और उस नेविगेशन के अंदर हम वैल्यू या डेटा भेजेंगे, और वो डेटा कैसे कैसे भेज सकते हैं वो मैं आपको अभी बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम नेविगेशन का यूज़ करने ही वाले हैं, तो मैंने सोचा ये वाला टॉपिक पहले कवर कर देता हूँ, नेविगेशन के अंदर परम्स में वैल्यू कैसे भेजनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखो मैं चलता हूँ लॉगिन स्क्रीन पे जो हमने बनाई थी। मैं लॉगिन स्क्रीन को ओपन कर लिया। ठीक है, तो ये लॉगिन स्क्रीन है और लॉगिन के अंदर ये लॉगिन बटन है। ये बटन देखो क्लिक हो रहा है, बट अभी कोई इस पर मैंने क्लिक होने पे कोई एक्शन नहीं डाला है। ठीक है, तो ये बटन क्लिक हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इस बटन के क्लिक पे देखो, आप क्या है कि रिएक्ट नेटिव के अंदर बटन तो यूज़ कर सकते हो, मैं टचेबल ओपेसिटी ही यूज़ करता हूँ। मैं हमेशा से प्रेफर यही करता हूँ क्योंकि ये देखने में भी अच्छा लगता है, थोड़ा शैडो सा आता है, हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डालनी पड़ती हैं। तो अब इसका जो मेथड है ऑन प्रेस, ठीक है, आप इस टचेबल को पूरे ऐप के अंदर कहीं भी यूज़ कर सकते हो इजीली, और कुछ यूज़ करने की ज़रूरत है ही नहीं आपको। ठीक है, ऑन प्रेस मैंने डाल दिया और इस ऑन प्रेस के अंदर हम लगाएंगे नेविगेशन। ठीक है, तो नेविगेशन करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है नेविगेशन, एक वेरिएबल जो हम फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर हुक का यूज़ करके बनाते हैं। वो जो हुक है वो है क्या नाम है, यूज नेविगेशन, और जो हमारे रिएक्ट नेविगेशन नेटिव के अंदर से मिलता है। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज होगी नेविगेशन की। अगर आपने लास्ट वीडियो में शायद ना समझ पाया हो या मैंने नहीं बताया हो तो इसलिए मैंने फिर से रिपीट कर दिया। तो अगर हमें नेविगेशन करना है, यूज़ करना है, तो सबसे पहले हमें कॉन्स्ट नेविगेशन फंक्शन, जहाँ हमने स्टार्ट किया ये क्लास, ये जो स्क्रीन स्टार्ट हुई इसी फंक्शन के अंदर जस्ट जहाँ पे हम सारे वेरिएबल डालेंगे वहाँ। ठीक है, नेविगेशन यूज़ करा मैंने। नेविगेशन को आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, माई नेविगेशन भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं नेविगेशन यूज़ करूँ तो माई नेविगेशन भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, इसको तो नेविगेशन, माई नेविगेशन मैंने ले लिया। अब जो हुक है वो यूज नेविगेशन करके है। ठीक है, यूज नेविगेशन, ये रिएक्ट नेविगेशन नेटिव का एक हुक है। ठीक है, अब इसको मैंने यूज़ कर लिया तो मेरे को एक ये रेफरेंस मिल गया, यूज नेविगेशन का एक रेफरेंस मिल गया नेविगेट करने के लिए। एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन जाने के लिए मुझे ये
एक तरीके से एक रेफरेंस मिल गया। अब इस रेफरेंसेस के अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है, बहुत सारे मेथड। एक गो बैक भी है। गो बैक का मतलब है कि अगर हम किसी नेक्स्ट स्क्रीन पे हैं और हमें डायरेक्टली नेविगेशन डॉट नेविगेट और ऐसे करके स्क्रीन यूज नहीं करनी, मुझे जस्ट पहली वाली स्क्रीन पे जाना है जिससे हम आए हैं, तो हम गो बैक डायरेक्टली कर देते हैं और उससे हम प्रीवियस स्क्रीन पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो अभी हमें नेविगेशन यूज़ करना है, मैं वो भी बताऊंगा आपको जब मैं बैक का बटन लगाऊंगा किसी स्क्रीन में, तो वो भी बताऊंगा। तो नेविगेशन, माई नेविगेशन डॉट, इसके अंदर जो फंक्शन होता है वो होता है नेविगेट। और इस नेविगेट के अंदर हमें दो चीज़ पास करनी रहती हैं। एक होता है हमें किस स्क्रीन में जाना है, उस स्क्रीन का नाम जो हमने नेविगेटर के अंदर डिफाइन किया है। तो अभी मैंने एक स्क्रीन बनाई है, नई स्क्रीन बनाई मैंने, जिसका नाम मैंने लर्नर रखा है, लर्न, ठीक है। लर्न हो गया। और इसके अंदर जब भी हमें डेटा भेजना रहता है सबसे पहले हम लगाते हैं कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। डेटा जो जाता है वो कभी सिंगल नहीं जाएगा, वो एक तरीके से मान लो वो ऑब्जेक्ट ही है, क्योंकि की वैल्यूज़ भेजनी है। की नहीं भेजोगे तो हम निकालेंगे कैसे, हमें कोई रेफरेंस चाहिए होगा उस डेटा को निकालने के लिए। तो जब भी हम नेविगेशन के अंदर नेविगेट करते हैं तो एक स्क्रीन का नाम और दूसरा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट आपको पता नहीं है तो आप एक बार गूगल करके देख सकते हो ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट होता है कर्ली ब्रेसेस के अंदर की वैल्यू में डेटा भेजना, या फिर ऑब्जेक्ट का एक तरीके से देखिए ये कर्ली ब्रेसेस हो गया। इसके अंदर हम एक की देंगे, की का नाम रखते हैं, मान लो मेरा नाम ही रख लेते हैं, नेम रख लेते हैं, ठीक है। कुछ भी रख सकते हो आप। नेम में मैंने डाल दिया गौरव, ओके। अभी मैंने क्या करा, एक तो गौरव डाल दिया, एक तो हो गया। ये किस टाइप का हो गया, स्ट्रिंग टाइप का हो गया ना, सॉरी, स्ट्रिंग टाइप का हो गया ये। देखो मैं कोट्स के अंदर लिख रहा हूँ। एक मैंने लिख लिया इज लोड, कुछ भी दे सकते हैं, लिख सकते हैं नाम, की तो कुछ भी बना सकते हैं हम। इज लोड करके मैंने बना दी, इसमें मैंने डाल दिया ट्रू। ये हो गया हमारा बूलियन। मैं हर टाइप का डेटा आपको भेज रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए कि हर टाइप का डेटा कैसे भेजना है। एक मैं भेजने वाला हूँ एरे, ठीक है। एरे में क्या, एरे में मैं मान लो ARR करके ऐसे मैंने एक की का नाम ले लिया और इसके अंदर मैं एक एरे भेज रहा हूँ इस टाइप का। और इसको क्या भेजना है मुझे, मान लो मैंने भेजे कलर रेड, सॉरी ब्रैकेट्स के अंदर ग्रीन और येलो, ओके। ये तो हो गया। अब देखो 3 तरह की वैल्यू के साथ हम डील करते हैं बेसिकली, ठीक है, रिएक्ट नेटिव के अंदर और भी होती हैं, बट बेसिक जो है वो यही है। स्ट्रिंग, इंटीजर और हो गया, फ्लोट हो गया, वो तो आप बेसिकली जानते ही हो। अगर आपने प्रोग्रामिंग सीखनी स्टार्ट करी है तो आपको पता है इंटीजर और ये तो होता ही है, ठीक है। पर जो हम ज़्यादातर डील करेंगे वो स्ट्रिंग और एरे के साथ ही करने वाले हैं रिएक्ट नेटिव में। इंटीजर का यूज़ बहुत कम ही होता है, ठीक है। बट अगर करेंगे तो डायरेक्टली आप, मतलब यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि मैं इंट करके ऐसे वेरिएबल बना रहा हूँ। यहाँ कॉन्स्ट बनाएंगे या फिर कॉन्स्ट यूज़ करेंगे या वेयर यूज़ करेंगे या लेट करेंगे। और लेट का एक, इसका भी एक क्या करूँगा मैं अभी आपको इसका भी थोड़ा सा बता दूंगा। लेट, वेयर और कॉन्स्ट के बारे में बता दूंगा, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ। मैंने देखो कॉन्स्ट यूज़ किया है, तो कॉन्स्ट का मतलब क्या है, वेयर का मतलब क्या है। एक्चुअली क्या है कि ये सारी चीज़ जावास्क्रिप्ट के, मैंने सोचा था कि जावास्क्रिप्ट का छोटा सा एक वीडियो बना लेंगे, बट क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को, तो फिलहाल मैं आपको ये भी बता दूंगा, ठीक है। तो ये 3 टाइप के डेटा मैं भेज रहा हूँ इस स्क्रीन से, ठीक है। और वो हमें नेक्स्ट स्क्रीन जो लर्न वाली स्क्रीन है ये वाली, इसके अंदर हम ये तीनों चीज़ें निकाल के देखेंगे और हम ये देखेंगे कैसे निकालना है। तो एक हमारा ये टॉपिक कवर हो जाएगा कि नेविगेशन के अंदर डेटा कैसे भेजते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने कर दिया सेव और हम चलते हैं लर्न वाली स्क्रीन में। लर्न, ओके, यहाँ आ गया, ठीक है। अब देखो ये टेक्स्ट है, ये बेसिक फंक्शन बना हुआ है, जैसे मैंने बताया था बेसिक फंक्शन बना रखा है मैंने। और इसको मैं जस्टिफाई कंटेंट करके सेंटर में कर लेता हूँ, क्योंकि हमें डेटा को विजुअलाइज करना है और अच्छे से दिखे, इसलिए मैं सेंटर में ले रहा हूँ। अभी देखो जब भी आप इस पर क्लिक कर रहे हो तो हम लर्न वाली स्क्रीन पे आ गए, पर अभी कोई डेटा नहीं है। जो ये टेक्स्ट है यही दिख रहा है, ठीक है। इस टेक्स्ट में हमें डेटा दिखाना है, ठीक है। इस टेक्स्ट में हमें डेटा दिखाना है। तो सबसे पहले जब भी हमें नेविगेशन से अगर मैं जो नेविगेशन के अंदर आया है उस डेटा को हमें निकालना है, ठीक है। तो उस डेटा को निकालने के लिए हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले एक
बनाते हैं वेरिएबल रूट। ठीक है, रूट का मतलब ये जितने भी नेविगेटर हैं ये किसी रूट एक ब्रांचेज है ना। नेविगेशन का मतलब क्या है, एक जगह से आप 50 जगह जाने वाले हो तो एक तरीके से ब्रांच बनेगी ना अलग अलग डायरेक्शन में, तो एक तरीके से रूट है, ये जड़। ठीक है, अब इस रूट को, या फिर एक रूट छोड़ो जड़ छोड़ो, आप रूट का मतलब हम लोग बेसिकली रोड के लिए यूज़ नहीं करते हैं कि ये रूट है वो रूट है, तो ये वो वाला रूट एक तरीके से मान लो। ठीक है, तो मैं वही रूट है एक तरीके से, स्पेलिंग की बात करें तो वही है, तो मैं वही लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, राउटर बनाते हैं ना, तो ये वही राउटर वाला रूट है। ठीक है, और मैंने ले लिया। अब इसको रूट का वेरिएबल लाइक रेफरेंस लेने के लिए हम फिर से एक हुक यूज़ करते हैं जो फिर से हमें नेविगेशन ही देता है, और वो है यूज रूट। ठीक है, ये आ गया, ये भी उसी सेम का है जिसका नेविगेशन है, क्योंकि दोनों सेम एक ही पेरेंट से हैं, तो ये एक ही पेरेंट से हैं, इसलिए रूट। अब इस नेविगेशन के अंदर हम डेटा भेजते हैं और रूट के अंदर हम डेटा निकालते हैं। अब देखो ये रूट बन गया। अब हमें जब भी डेटा निकालना है तो रूट के अंदर जो भी कीज़ हैं वो भी एक तरीके से रूट के अंदर भी एक ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के अंदर होती है की और वैल्यू, तो वो की को पास करके वैल्यूज़ निकालनी होती हैं। तो देखो यहाँ पे मैं लर्न को हटा देता हूँ फ़िलहाल, और मुझे यहाँ यूज़ करना है वो डेटा जो इस रूट के अंदर आ रहा है। अब वो निकालेंगे कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। रूट डॉट परम्स, ये है मतलब रूट के अंदर जो पैरामीटर्स आ रहे हैं उन्हें निकालना है। ठीक है, अब वो पैरामीटर क्या आ रहा है, अभी देखो मैंने क्या भेजा था, फिलहाल मैंने डायरेक्टली यहाँ देखो मैंने डायरेक्टली ऑब्जेक्ट भेज दिया। ठीक है, अब मैं इसको एक तरीके से और लिख सकता था, वो मैं अभी आपको बताऊँ, पहले एक बार वैल्यू निकालो फिर इसको बताता हूँ। ठीक है, अभी मैंने क्या परम्स मतलब डायरेक्टली, और इसके अंदर मैं क्या नेम निकालता हूँ, देखते हैं। देखो मैं इसका थोड़ा टेक्स्ट का साइज़ बड़ा करता हूँ, फॉन्ट साइज 30। ओके, देखो तो जो देखो मैंने रूट डॉट परम्स, क्योंकि इसके अंदर ये सिंगल ऑब्जेक्ट है, सिंगल। अगर मैं इसको मान लो ये कॉपी कर लिया मैंने, और मैंने क्या करा, एक ब्रैकेट ले लिया और मैंने डेटा डाल दिया, उस डेटा के अंदर ये फिर से कॉपी कर दिया, मतलब समझ रहे हो, ऑब्जेक्ट के अंदर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट, मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर डेटा के अंदर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट पास कर दिया जो मैं डायरेक्टली कर रहा था। अब मुझे अगर डेटा यहाँ निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रूट परम्स डॉट, उसके अंदर डेटा एक छोटा सा ऑब्जेक्ट था ना, डेटा एरर क्यों, डेटा ही था ना, ठीक तो है। एरर क्यों आया, रूट डॉट परम्स और डेटा डॉट नो, सेव नहीं किया मैंने इसे। ठीक है, मैंने क्या कर दिया था, मैंने जो लॉगिन वाली स्क्रीन को सेव नहीं किया था, इस चक्कर में दिक्कत आ रही थी। तो देखो यहाँ पे परम्स डॉट डेटा डॉट नेम ऐसे निकाल लिया। अगर डायरेक्टली निकालना है उस तरीके से, अगर यहाँ जो देते पहले वाले तरीके से, तो उसको ऐसे ही कर देते हम। ठीक है, और इसको ऐसे सेव कर दिया, और एक बार जाके वापस जाते हैं और फिर से आते हैं, तो यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ डेटा यूज़ कर रखा है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो अभी आप देखोगे लॉगिन क्लिक करने में गौरव आ गया। ठीक है, अब हमें दूसरी वैल्यू निकालनी, क्या दूसरी वैल्यू निकालनी, कलर। तो जो कलर में हम ले रहे थे क्या था, रेड, रूट डॉट परम्स डॉट क्या था, एरे था ना, ARR, इसको मैं जीरो वाला निकालता। देखो जीरो पे मैंने यहाँ दे रखा था क्या, रेड, तो यहाँ पे रेड कलर इसका आ गया। ठीक है, अब एरे का आपको जैसे आपको बेसिक नॉलेज होती है कि एरे के अंदर इंडेक्सेस होती हैं, वो जीरो से स्टार्ट होती हैं, और उसको हम अगर वैल्यू निकालनी है जीरो वाले की तो मैं ऐसे निकाल लेते हैं। बट अगर वो डायरेक्ट वैल्यू हो तब ऐसे आएगी। अगर डायरेक्ट के अंदर भी मान लो उस जीरो पोजीशन पे एक अंदर छोटा सा ऑब्जेक्ट बना रखा है, तो उसको जीरो ऐसे करके फिर डॉट उस की का नाम, फिर उसकी वैल्यू आएगी, तो ये एक बहुत बड़ा वो हो जाता है। बट बेसिक ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखो ये तो कलर हो गया, वैल्यू भी आ गई। अब हमें क्या चाहिए, मुझे नेविगेशन से डेटा तो मिल गया। ठीक है, अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जब भी हमें वो चीज़ मैं जब बताऊँगा, जब मैं एक छोटा सा कंपोनेंट बना के दिखाता हूँ सबसे पहले।
ठीक है। तो हमारा एक टॉपिक तो हमारा निपट गया, नेविगेशन के अंदर डेटा कैसे भेजना है। अब हम आगे नेक्स्ट स्क्रीन पे। अब हम नेक्स्ट स्क्रीन पे बात करते हैं छोटा सा कंपोनेंट बनाना, ठीक है, दो तरीके से। अब मैं कैसे बताऊं तुम्हें, देखो एक तो हो गया कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने एक बटन बनाया, बना के दिखाता हूँ, सोचने का टाइम नहीं है, ठीक है। टचेबल ओपेसिटी मैंने ले ली, रिएक्ट नेटिव हैंडलर से नहीं लेनी है क्योंकि काम ये भी करेगा, ऐसा नहीं है काम नहीं ये नहीं करेगा, बट काम करेगा, बट हमें जो चाहिए वो रिएक्ट नेटिव की चाहिए, ठीक है। बाय द वे रिएक्ट नेटिव हैंडलर दिक्कत दे जाए तो हम रिएक्ट नेटिव की जो खुद की है वो लेंगे ना, ठीक है। तो ये वाली हटा देते हैं फिलहाल यहाँ से, क्योंकि अगर इंपोर्ट ये रहेगा तो ये इंपोर्ट में दिखाएगा नहीं फिर। अब देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो बता रहा हूँ। कंपोनेंट को बनाएंगे तो फ़र्क क्या है, कंपोनेंट क्यों हम बनाते हैं और रीयूज़ क्यों करते हैं, और फंक्शनल कंपोनेंट ही क्यों बनाते हैं रीयूज़ करते टाइम पे, इजी क्यों है और वगैरह वगैरह। मैं यहाँ बताता हूँ कि देखो जब मैं टचेबल ओपेसिटी यहाँ बनाऊँगा, ठीक है, मैंने कोई विड्थ ले ली, मान लो 200 ले ली, और हाइट ले ली मैंने 50, बैकग्राउंड कलर मैं कुछ भी ले रहा हूँ, फ़िलहाल के लिए मैं ग्रीन ही ले रहा हूँ, जो डिफ़ॉल्ट ग्रीन होता है इनका, जो जिसे हम डायरेक्टली लिख के डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ले लिया ये, मार्जिन और दे देता हूँ थोड़ा सा 30, ओके। तो मैंने क्या ये एक तरीके से बटन बना लिया, इसके अंदर टेस्ट भी दे दूँ तो तुम्हें थोड़ा सा रियल फील आएगा कि हाँ बटन बना हुआ है। क्लिक में सब्सक्राइब चैनल समथिंग ऐसे दे दिया मैंने, और इस स्टाइल का कलर दे दिया मैंने वाइट टेक्स्ट का। और जब भी हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, मैंने बताया था जब टचेबल बनाते हैं तो टचेबल को हमेशा जो भी कंटेंट रहता है उसके बीच में मैं सेंटर सेट करना है, तो अलाइन आइटम्स और जस्टिफाई कंटेंट, तो ये आपको रट ही लो, ये चीज़ आप रट लो कि जब भी कोई भी हमें चाइल्ड बिल्कुल सेंटर में लेना है तो ये दोनों तो लगेंगे ही, तो इनको रट लो दोनों को, ठीक है। तो सब्सक्राइब चैनल ये एक बटन हो गया। अब मान लो, अब एक चीज़ मानो, अगर इस बटन को आपको इस स्क्रीन के अंदर 10 जगह यूज़ करना है, मान लो एक इस कोने पे, एक लेफ़्ट में, एक राइट में, जस्ट सपोज एक बीच में बना लिया, एक नीचे, एक यहाँ, ऐसे करके आपको 10 जगह बनाना है। कोई ऐसी यूआई है जहाँ पे 5 से 6 बार एक बटन यूज हो रहा है, सेम ही कलर का है, सेम ही टेक्स्ट है, या थोड़ा सा टेक्स्ट चेंज है, बट कुछ भी है, थोड़ा सा फ़र्क है, बट लगभग ऐसा ही है, और उसको आपको इस स्क्रीन में 10 जगह बनाना। तो आप क्या करने वाले हो, हम क्या करेंगे, बेसिक अगर मुझे नहीं पता तो मैं यही करूँगा कि मैं इस बटन की यूआई जो है उसको 5-7 बार कॉपी कर लूँगा, ठीक है। अरे कहाँ गड़बड़ हो गई, सॉरी एक मिस हो गया। 5-7 बार कॉपी करेंगे हम, ठीक है। 5-7 बार कॉपी करने के बाद ये यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये इतना, ठीक है। मैंने 2 कॉपी कर लिया, 3 कॉपी कर लिया, 4, मैंने ये 4 बटन कॉपी कर लिए, ठीक है। यहाँ आ गए, देखो 4 बटन कॉपी कर लिए, सब्सक्राइब चैनल, सब्सक्राइब। अब ये 4 बटन का कोड आप देख रहे हो, सेम कोड है, सब कुछ सेम है, कलर भी सेम है, हाइट एंड विड्थ भी सेम है, बस हम मान लो टेक्स्ट चेंज कर दें, इसको चैनल 2 कर दो, इसको लाइक 3 कर दो, ठीक है, इसको लाइक 4 कर दो। आपने बस थोड़ा सा टेक्स्ट चेंज किया, पर कलर एंड डायमेंशंस जो भी हैं, लाइक हाइट एंड विड्थ, सब कुछ सेम है, बट टेक्स्ट चेंज कीजिए थोड़ा सा। पर आपने इस कोड को लिखा कितनी बार है, 4 बार, 4 बटन बनाए मतलब 4 बार। अब इस कोड को अगर आप ऐसे अगर हर स्क्रीन में करने लगे, और एक ऐप है जिसके अंदर 100 स्क्रीन है और आपको ऐसा काम करना पड़ रहा है लगभग हर स्क्रीन में, तो आप सोचो आपको कितना कोड लिखना पड़ेगा, कोड ऐप का साइज कितना बड़ा हो जाएगा, कोड का साइज कितना बड़ा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बचाने के लिए कोड ऑप्टिमाइजेशन नाम की एक चीज़ है, जिसका मतलब है फंक्शन बनाओ, छोटे छोटे कंपोनेंट बनाओ, एक बटन बनाओ, और उसको जहाँ यूज है पूरे एप्लीकेशन में उसे यूज करो, उसे बोलते हैं रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। तो उस कंपोनेंट को बनाने के लिए हम अभी बनाएंगे, ठीक है, और उस कंपोनेंट को बना के हम देखेंगे क्या क्या उस कंपोनेंट के साथ हम कर सकते हैं, कैसे यूज़ करना है, वो सब हम देखेंगे अभी के अभी, ठीक है। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, ये बटन तो बन गया, मैं क्या करता हूँ 3 बटन को कम कर देता हूँ, एक बटन रखता हूँ रेफरेंस के लिए कि हाँ ऐसा बटन बना हुआ है, ठीक है।
तो अभी 2 हो गए, एक कम और कर देता हूँ। ठीक, ये बटन बना हुआ है जो मैंने यहाँ डायरेक्टली टचेबल ओपेसिटी यूज करके बनाया है। अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा फंक्शन यहीं ले लेते हैं। मान लो मैंने क्या करा, इस फोल्डर के अंदर बना लेता हूँ जिससे आपको समझ में आए कि अलग से कैसे बनाते हैं। एक ही के अंदर बनाओगे फिर से रायता फैल जाएगा, वो नहीं करना है हमें क्या करना है, सेपरेटली एक हम जब भी एप्लीकेशन बनाते हैं एक फ़ोल्डर बनाते हैं, इसका नाम होता है कॉमन कंपोनेंट्स। उसके अंदर हम वो कंपोनेंट डालते हैं जो पूरे ऐप के अंदर हमें यूज़ करने रहते हैं, रीयूज़ करने रहते हैं बार बार। तो हमने अभी जो इस फोल्डर के लिए बनाया है लर्न 3 और 4, ये वाला फोल्डर है, इसके अंदर मैं learn.js बनाया है स्पेशली इस वीडियो के लिए। ठीक है, तो इस वाले के अंदर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। फोल्डर बना लीजिए जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे करना है। मैं इसके अंदर फोल्डर डाल देता हूँ कॉमन कंपोनेंट्स। ठीक है, इसके अंदर ये फोल्डर बन गया और मैं बना रहा हूँ इसके अंदर क्या, मान लो ग्रीन बटन है ना, तो मैंने ग्रीन button.js मैंने एक बना ली फिर से फाइल। आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपने एक्सटेंशन डाल रखा है तो सीधा वही करेंगे। हम छोटा सा फंक्शन बनाएंगे, जैसे हम एक स्क्रीन बनाते हैं वैसे ही एक छोटा सा फंक्शन इस बटन के लिए बनाएंगे। ठीक है, अब इस बटन को मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ जो हमने कोड बनाया था ना, ये टचेबल ओपेसिटी वाला, ये मैं कर रहा हूँ कॉपी। इसको देखना, फॉलो करना, ऐसे ही कोड करते हैं। आप समझ रहे हो ना, जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो दिखाते हैं वीडियोस में, ऐसा कुछ नहीं होता। हम लोग जैसे करते हैं, जो एक रियल एक्सपीरियंस है वही शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे इस कोड को कर रहा हूँ कॉपी और मैंने कर लिया। ठीक है भाई, अब ये हो गया 200 का, लाइक 200 विथ का सेम चीज़ हो गई। अब इसके अंदर देखो यहाँ टचेबल थोड़ा सा वो कर लेते हैं, क्योंकि टचेबल इसके अंदर नहीं है, तो टचेबल ओपेसिटी मैंने डाल ली भाई। अब देखो, अभी देखो, ये जो कोड वहाँ था वही कोड मैंने यहाँ डाल दिया और इसको इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे। दूसरा, इसका नाम क्या है, हमने क्या रखा है, ग्रीन बटन। ठीक है भाई, देखो एज इट इज सेम है, जो सेम कोड यहाँ था वो मैंने वहाँ यूज़ करा और इसको यहाँ कॉल कर लिया। अब देखो आप, अगर अब मान लो ये मैं पहले वाला कोड है ये इतना बड़ा, और अगर मुझे इस बटन को बार बार यूज़ करना पड़ता तो मैं इसका इतने लाइंस, 10 लाइन तो होगी, इन 10 लाइन को बार बार कॉपी करता, मतलब 10 बटन के लिए मुझे 100 लाइन लिखनी पड़ती। अब देखो मुझे ग्रीन बटन कॉपी करना है, 10 लाइन मतलब 10 बटन मतलब 10 लाइन, मतलब 100 की जगह पे 10, समझ रहे हो, 1/10 मतलब 100/10 मतलब कितना हो गया, 10x जो कोड बढ़ा था वो घट गया। ठीक है, तो ये एक फर्स्ट रीज़न है कंपोनेंट बनाने का और रीयूज़ करने के लिए। अब दूसरी चीज़ देखते हैं हम कैसे और क्यों करते हैं ये चीज़। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, ये 10 बटन मैंने बना दिए हैं। ठीक है, 10 बटन बना दिए, अब इनके अंदर फ़र्क कैसे लाऊंगा, एक ही कोड है ये ग्रीन बटन। ठीक है, पर इसको येलो बटन भी बनाऊंगा मैं, इसको रेड बटन भी बनाऊंगा, इसका टेक्स्ट भी चेंज करूंगा, इसका साइज भी चेंज करूंगा, इसकी जो भी पॉसिबिलिटी चीज़ें हैं वो सारी चेंज करूंगा यहीं से, इन वाले कॉल से जो यहाँ मैंने कॉल किया है। और यही मेन मतलब जो एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है फंक्शनल कंपोनेंट और रीयूज़, लाइक फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ करने का ईज़िली। ठीक है, और क्यों हम कंपोनेंट यूज़ करते हैं छोटे, इसका मेन यही रीज़न है कि कोड भी बचाता है और कस्टमाइजेशन भी रहता है, बहुत कुछ है। ठीक है, तो आपको एक बेसिक समझ में आना है कि क्यों हम यूज़ कर रहे हैं ये फंक्शनल कंपोनेंट। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो डबल ब्रैकेट दिख रहे हैं आपको ग्रीन बटन के अंदर, इनके अंदर हम वो चीज़ें डालते हैं जो हम प्रॉप के अंदर पास करते हैं। प्रॉप का मतलब जानते हो, जब भी कोई एक फंक्शन है, ये देखो ये टचेबल ओपेसिटी हमने बनाई है, इसके अंदर ये स्टाइल है, ये क्या है, ये एक प्रॉप है, मतलब प्रॉप मीन्स प्रॉपर्टी। ये टचेबल ओपेसिटी की एक प्रॉपर्टी है। ये देखो टेस्ट है, इसके अंदर ये स्टाइल है, ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, कहीं पे ये लाइब्रेरी बनी होगी, रिएक्ट नेटिव की लाइब्रेरी बनी होगी, वहाँ पे एक टचेबल ओपेसिटी नाम की एक फ़ाइल बना रखी होगी, टचेबल ओपेसिटी.js जस्ट सपोज। ठीक है, एग्जैक्ट मैं नहीं बोल रहा, बट हाँ ऐसे ही होता है। जैसे अभी देखो हमने ग्रीन बटन बनाया और इस ग्रीन बटन को हम यहाँ कॉल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ये अभी ग्रीन बटन दिख रहा है ना, इसके अंदर हम प्रॉप डालेंगे। जैसे ये टचेबल ओपेसिटी है,
इसके अंदर विथ ये स्टाइल डाल दी हमने, ये डाल दिया, ऑन प्रेस डालते हैं, तो ये प्रॉप है। ऐसे ही हम ग्रीन बटन के अंदर डालने वाले हैं और तब आपको समझ में आएगा कैसे इसका यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉप का मतलब होता है प्रॉपर्टीज़, और वो कहीं ना कहीं डिफाइन है और उनको हम यहाँ कॉल करके उनमें वैल्यूज़ भेज रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो ये जो होता है ये एरिया, इसके अंदर जो डेटा आता है वो प्रॉप है, प्रॉपर्टी है उस पर्टिकुलर कंपोनेंट की, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे कर लिया। अब ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी है, उसमें से हम वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ठीक है। नेविगेशन एक तरीके से, वो भी तो नेविगेशन है। जब हम कंपोनेंट को वहाँ यूज़ करेंगे, वहाँ से वैल्यू भेजें, वो भी तो नेविगेट हो रहा है एक तरीके से, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट में ही आता है, वो भी ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। और ये हम इसलिए क्योंकि हमें वैल्यू एक्सट्रैक्ट करानी है और मल्टीपल वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट करानी है, इसलिए ये यूज़ कर रहे हैं। वैसे तो फंक्शन है, फंक्शन में आप डायरेक्टली पास करते हो, इसकी ज़रूरत नहीं, पर मल्टीपल वैल्यूज़ हैं और वो भी एक्सट्रैक्ट करा रहे हैं। कुछ मिला के ऐसी रीजन होता है, ठीक है। तो आपको समझने के लिए एज ए बिगिनर आपको बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं जाना है, क्योंकि जब मैं भी एक बिल्कुल बिगिनर था, मैं इतना ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा था। मैं जस्ट ये फोकस कर रहा था कि कैसे चीज़ों को बनाया जाए और उनको कहीं यूज़ करा जाए, तभी हमें एक्चुअल उसका मतलब समझ में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हम क्या चीज़ लेने वाले, इस टचेबल ओपेसिटी के अंदर क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ है। देखो एक विथ है, तो हम यहाँ लेते एक विथ, ठीक है। एक है हाइट, ठीक है। आप सेम भी रख सकते हो, आप क्या सेम भी रख सकते हो, आप मान लो WH ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है। कुछ भी आप रख सकते हो, तो वो आपकी चॉइस है। तो मैं क्या HT सेम रख रहा हूँ, जिसको आपको समझ में आया थोड़ा सा। ये हाइट हो गई। एक देखो बैकग्राउंड कलर है, तो इसको मैं BG कलर ले रहा हूँ, तो ठीक है। BG कलर डिफरेंट भी लेके देख रहे हैं हम। एक है मार्जिन टॉप, ठीक है, तो M टॉप कर लिया मैंने। अगर मार्जिन लेफ्ट होता तो M लेफ्ट कर देते, M राइट कर देते, M बॉटम कर देते। ये एक तरीके से हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो अलाइनमेंट, अलाइन कर लिया मैंने, एक अलाइन ले लिया, ठीक है। एक क्या है, अलाइन आइटम्स है ना, एक जस्टिफाई है, तो जस्टिफाई को भी ले लिया। मैं बिल्कुल इस कंपोनेंट को बिल्कुल कस्टमाइज कर लूँगा, जिससे आप पूरे एप्लीकेशन में कहीं भी यूज़ कर लो, आपको दूसरा बटन बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यही मेन जो मतलब है वो है रीयूजेबिलिटी का, ठीक है। अब देखो ये हो गया, ये हो गया, ये भी कर लिया, मार्जिन टॉप भी ले लिया। देखो टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट के अंदर भी तो हम कलर यूज़ करें, तो इसको हम ले रहे हैं टेक्स्ट कलर। ये वेरिएबल जो नाम है ये आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अब ये जो सब्सक्राइब चैनल, ये भी तो एक टेक्स्ट है, तो मैं टेक्स्ट, देखो भाई ये सारी चीज़ें मैंने ले ली। अभी ये जो चीज़ें मैंने इतनी ली इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ से आ रही हैं, और इनको हम यहाँ यूज़ करेंगे, बट यहाँ से भेजेंगे कैसे, यही तो मेन क्वेश्चन है। आप भी सोच रहे होगे ना भेजना कैसे है। तो इस भेजने के लिए ये देखो, जैसे हम टचेबल ओपेसिटी के अंदर प्रॉपर्टी देख रहे थे ना, देखो यहाँ टचेबल ओपेसिटी है, इसके अंदर स्टाइल नाम का एक वेरिएबल है, जिसके अंदर ये भी तो एक वैल्यू है, ये एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं। जो स्टाइल नाम का वेरिएबल होता है वो एक ऑब्जेक्ट लेता है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं लेता, ठीक है, तो यहाँ पे हम मतलब इंटीजर स्ट्रिंग वैल्यू पास कर देते। अगर उस ले रहा होता, वो कहीं ना कहीं तो लिखा हुआ है ना कोड, वो ऑब्जेक्ट लेता है, इसलिए ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। अब देखो इसके अंदर क्या है, हम जब भी विथ लिखेंगे ना, देखो विथ लिख रहे हैं ना इसके अंदर विथ, तो ये आ जा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे ये विथ ले रखा है, इसलिए विथ। अब देखो सेम आ रहा है ना स्टाइल की तरह विथ, इसको हम दे देंगे 200, ठीक है। हाइट, हाइट भी है ना वहाँ पे 50, ठीक है। सॉरी, BG कलर आ रहा है ना, यहाँ मैंने दे दिया रेड, ठीक है। और क्या था, मार्जिन टॉप, M टॉप है, M टॉप, ठीक है 20, M टॉप हो गया। और क्या है वहाँ पे, टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कलर जब रेड दे रहे हैं हम, तो रेड के अंदर हमें वाइट देना चाहिए, ठीक है। मैं टेक्स्ट कलर दे दिया। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, थोड़ा सा कोड फॉर्मेट में आ जाए, ठीक है। देखो जैसे सेम टचेबल ओपेसिटी दिख रहा है, वैसे तो ये दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं। देखो विथ दे दी मैंने, हाइट दे दी। अब इसके अंदर क्या है, टेक्स्ट एक रह गया। जब टेक्स्ट की बात कर लेते हैं, तो मैं पहले बात करता हूँ, रेड बटन में दे रहा हूँ इसको, ठीक है। अब अगर
ये दे दिया तो मैं ये सारी चीज़ें यहाँ सबके लिए कॉपी कर रहा हूँ। कूल। और एक को मैं कर दे रहा हूँ 300, इसको कर दे रहा हूँ 40, रेड की जगह पे ग्रीन, मार्जिन 20 रहने दो, इसके भी कलर वाइट ही रहने दो, उसको टेक्स्ट चेंज कर दे रहे हैं ग्रीन बटन। ठीक है, यहाँ मैंने चेंज कर दिया, ये इसकी हाइट कर दे रहे हैं 400 और बोल सकते 250। ठीक है, इसको कलर दे दे रहे हैं येलो बैकग्राउंड कलर है। टेक्स्ट कलर हम ब्लैक दे रहे हैं क्योंकि ब्लैक अच्छा लगता है। ठीक है, और इसका नाम मैंने येलो बटन डाल दिया। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इनको कम कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइम बचाना है। तो मैंने क्या करा, 3 बटन बनाए हैं, रेड, ग्रीन और येलो। और मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, जो चीज़ें यहाँ मैंने डिफ़ाइन करी उनको यूज़ तो करना है। तो यहाँ बिथ हटा दो, इसकी यहाँ पे बिथ ले लो, हाइट, बीजी कलर, सेम जैसे वहाँ से लिया वैसे ही लिखना है, कुछ और नहीं लिखना है। ठीक है, एम टॉप। ठीक है, अब ये मैंने अभी जस्टिफाई सेंटर वहाँ से भेजा नहीं है तो अभी नहीं ले रहा फ़िलहाल। थोड़ा सा आपको आइडिया तो लग ही गया हो कैसे करना है, तो आप कर लेना इसको। ठीक है, टेक्स्ट ले लिया और टेक्स्ट कलर भी लिया है ना मैंने, टेक्स्ट कलर। ठीक है, क्या हो गया, वाह। अब आप देखो, ये मैंने रेड बटन बनाया था, इसकी विथ कुछ कम दी थी और कलर दिया था जैसे आया। ग्रीन बटन को मैंने विथ 300 दी थी इसलिए उसके हिसाब से ज़्यादा आई। येलो बटन को मैंने 250 दी थी उसके हिसाब से आई। अब देखो जो कोड है वो इतना है। ठीक है, अगर ये पूरा कोड आप लिखते तो बहुत हो जाता। ठीक है, बट ऐसा होगा नहीं। अब इस कोड को मैंने एक जगह लिखा और इसको रीयूज़ कर लिया कंपोनेंट को। अब इसका एक फ़ायदा क्या है, इसका ये फ़ायदा है कि एक जगह देखो, बेसिक कभी ऐसे डिज़ाइन आएगी नहीं कि एक स्क्रीन पे आपको 10 बटन बनाने पड़े। ये जस्ट एक समझने के लिए है कि बहुत सारी स्क्रीन्स बनती हैं और उनमें बहुत सारे कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। आपको हज़ार कंपोनेंट बनाने पड़ते हैं जब बड़ा एप्लीकेशन होता है। तो वहाँ पे अगर 1000 कंपोनेंट हैं, उनको अगर अलग अलग जगह लिखोगे और इतना कस्टमाइज नहीं करोगे तो कोड बहुत बढ़ जाएगा। आप सोच के देखो। ठीक है, उस चीज़ के लिए देखो ये मैंने बिल्कुल कस्टमाइज बटन बनाया। अब इस बटन को मैं कैसे भी यूज़ कर सकता हूँ, कभी भी थोड़ा सा और कस्टमाइज हो जाएगा जब ऑप्शन डालोगे। इसके अंदर इमेज भी डाल सकते हैं, टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। अब एक चीज़ और, ये मैंने बटन तो बना लिया, इसके अंदर डायरेक्टली वैल्यू भी पास करने लगे। अब बात करते हैं इनके अंदर दो चीज़। एक तो इसके क्लिक होने पे क्या होगा, अभी तो क्लिक होगा, कैसे होगा, अगर आप चाहोगे तो यहाँ क्लिक होने पे कुछ फंक्शन कॉल करा दोगे भाई। ठीक है, यहाँ पर वो फंक्शन तो सेम हो जाएगा ना। अगर आप यहाँ मान लो ऑन प्रेस करा के, आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे अलर्ट डाल दोगे, अलर्ट डाल दिया कुछ भी, हेलो। अब ये बताओ जब आप इस पर क्लिक करवाओगे तो तीनों पे सेम आने वाला है। 3 बटन है, तीनों पे सेम आने वाला है, हेलो। अब आपको चाहिए था कि भाई इस रेड बटन के क्लिक होने पे कुछ अलग काम हो, ग्रीन बटन पे कुछ और हो, येलो पे कुछ और होना चाहिए था, बट ये तो तीनों जगह सेम हो रहा है। तो अब इसका सॉल्यूशन बताता हूँ क्या। अभी तक हम डायरेक्टली वैल्यूज़ पास कर रहे थे, अब हम पास कर सकते हैं, मतलब वैल्यूज़ का मतलब स्ट्रिंग पास कर रहे हो, इंटीजर पास कर रहे हो, बूलियन ये पास कर रहे हो। अब हम पास करने वाले हैं फंक्शन। ठीक है, वो फंक्शन कैसे पास करते हैं, यहाँ देखो मैंने एक फंक्शन बनाया, जैसे टचेबल का है, मैंने एक ऑन प्रेस फंक्शन बना ले रहा हूँ। ये ऑन प्रेस फंक्शन है। ठीक है, इसके अंदर मैं एक और, मान लो ये फंक्शन है, और जब भी कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो आपको पता है जब ऑन प्रेस कॉल करते हैं तो ऐसा होता है, ऐसा ही तो होता है। मतलब ये ब्रैकेट लगता है, उसके बाद एरो, और क्या कहाँ टास्क है वो एक्शन ले रहे हैं वो ऐसे होता है। अब देखो मैंने ऑन प्रेस फंक्शन यहाँ बना लिया, जब भी उधर क्लिक होगा और ये फंक्शन ऑन प्रेस फंक्शन वहाँ कॉल कर दूंगा, उस क्लिक पे जो भी चीज़ हमें इस पर्टिकुलर बटन के अंदर करनी होगी वो यहाँ कर लेंगे। 3 बटन है, तीनों बटन में ये ऑन प्रेस कॉल करेंगी और उसके अंदर जो पर्टिकुलर टास्क होगा, अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, देखो ये है, मैंने क्या करा, यहाँ पे ऑन प्रेस जो है वो फंक्शन मैंने डिफाइन कर लिया और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ऑन प्रेस को कॉल कर दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक एक चीज़ क्लियर कर रहे हैं धीरे धीरे, भले ही 4 से 5 वीडियो बन जाए, 10 बन जाए, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्योंकि मेरी इस चीज़ ने बड़ी हेल्प की है, जो कोड रीयूज़ वाला है इसकी बहुत हेल्प। आप कहीं कंपनी में जाओगे,
आप कहीं भी इंटरव्यू दोगे, सबसे पहला क्वेश्चन आपका अगर फंक्शनल कंपोनेंट पूछ रहा है तो यही कोड रीयूज़ कैसे करते हैं, कंपोनेंट बनाना, कंपोनेंट फंक्शन पे काम करना जानते हो, ये फंक्शनल कंपोनेंट पे काम करना जानते हो कि नहीं जानते हो, यही क्वेश्चन होने वाला है। तो रिएक्ट नेटिव में ये क्वेश्चन बनेगा और आपको ऐसे बताना है कि ऐसे करना है, ठीक है। अब देखो मैंने वहाँ क्या करा, ऑन प्रेस पे मैंने बस जस्ट ऑन प्रेस फंक्शन कॉल कर दिया, जो यहाँ है नहीं, यहाँ सिर्फ उसका रेफरेंस है, कॉल वहीं होगा जहाँ नीड है। अब देखो इस फंक्शन के अंदर मैं क्या डाल सकता हूँ, अलर्ट, यहाँ ये कौन सा बटन है, येलो बटन, ठीक है। ये फंक्शन में थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ टाइम बचाने के लिए। यहाँ देखो ग्रीन है तो यहाँ ऑन प्रेस करा, मैंने इसको ग्रीन बटन बता दिया, और यहाँ रेड। फंक्शन वहाँ एक ही कॉल हुआ, मतलब फंक्शन अगर मानो तो रेफरेंस तो एक ही है ना, बट उसका जो एक्शन है वो अलग अलग डिफाइन करा हमने। और उसको अब देखो आप, रेड बटन, ग्रीन बटन, येलो बटन। अब एक चीज़ और कर सकते हैं इस फंक्शनल कंपोनेंट का, बस यही मेन चीज़ है, ठीक है। लास्ट चीज़ बता सकते हैं, ये लास्ट है, सॉरी। ये देखो यहाँ से हमने फंक्शन कॉल कर लिया डायरेक्टली, और जो हमें करना था वो कर लिया। कभी कभी क्या होता है कि हम एक कोई एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, और मान लो एक सपोज हम एक लिस्ट पे काम कर रहे हैं, एक लिस्ट आइटम है, ठीक है, मतलब एक लिस्ट है, उसके अंदर एक आइटम है, उस एक आइटम मान लो प्रोजेक्ट है कुछ, मान लो सॉरी लिस्ट है ई कॉमर्स की है, ई कॉमर्स आइटम्स हैं जिसके अंदर आपने 10 कार्ट के अंदर आइटम ऐड कर रखे हैं, पर जो कार्ट की लिस्ट है उसके अंदर जो एक आइटम बना है उसको आपने एज ए सेपरेट कंपोनेंट बना रखा है रीयूज़ करने के लिए। और हमने उस सेपरेट आइटम पे डिलीट का आइकन लगा रखा है और हमें आइटम को डिलीट करना है, ठीक है। तो जब भी हम उस आइटम डिलीट पे क्लिक करेंगे तो हमने जैसे हमने यहाँ पे ऑन प्रेस का फंक्शन बनाया है, वैसे ही वहाँ पे हम एक तरीके ऑन प्रेस डिलीट समथिंग ये फंक्शन बनाएंगे और वहाँ पे ऐसे एक्शन करेंगे। लाइक मतलब यहाँ पे अलर्ट दिया है, यहाँ पे हम API कॉल दे सकते हैं डिलीट वाली, ठीक है। बट उस डिलीट करने के लिए हमें उस पर्टिकुलर आइटम की ID चाहिए होगी, ठीक है, कार्ट आइटम ID समथिंग कुछ ऐसे चाहिए होगा जिसके बेस पे वो डिलीट हो रहा है। अब वो आइटम ID तो भाई नेक्स्ट स्क्रीन पे है जहाँ पे हम मतलब डेटा हमारे पास नहीं है यहाँ पे, या तो हमें इंडेक्स लेके आनी पड़ेगी इधर, जहाँ से हम डेटा भेज रहे हैं फ्लैट लिस्ट का जो है वहाँ से डेटा भेज रहे हैं, तो हम इंडेक्स अगर वहाँ से आ रही है कुछ भी तो आ रहा है, हमें कुछ तो डेटा चाहिए होगा, ठीक है। अगर वो डेटा चाहिए, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें वहाँ से कुछ डेटा भेजना पड़ेगा। उस डेटा को हम कैसे भेजते हैं इस फंक्शन के अंदर वो हम देखते हैं। वही इस लाइक फंक्शन कंपोनेंट का मेन रीजन बचा है, उसके अलावा सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करा दी हैं। तो मेन जो यूज उसका बचा हुआ है वो मैं बताता हूँ यहाँ पे। मान लो ये ऑन प्रेस मैंने यहाँ कॉल कर लिया, इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ समथिंग लाइक डेटा नाम का मैंने एक स्ट्रिंग पास कर दी। यहाँ पे आप सेम चीज़ ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हो, एरे भी पास कर सकते हो आप, यहाँ पे आप बूलियन स्ट्रिंग जो भी आप भेज सकते हो। डेटा कुल मिला के डेटा भेजना है, वो फॉर्मेट क्या है, वो क्या फॉर्म है, डेटा टाइप क्या है, वो आप डिसाइड करोगे अकॉर्डिंग टू नीड, ठीक है। मैंने यहाँ से ऑन प्रेस में डेटा भेज दिया। आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ ऑन प्रेस के अंदर ये देखो ये डबल कोट्स है और ये डबल कोट, ये सॉरी ये जो राउंड ब्रैकेट्स है, इसके अंदर जब भी हमें वैल्यू निकालनी रहती है तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब देखो ऑन प्रेस के अंदर मान लो हमने ये लगा दिया, देखते हैं एक बार चेक करके, और मुझे यहाँ पे x करके मैंने एक वेरिएबल ले लिया और वो x को यहाँ पे मैं प्रिंट करा रहा हूँ फिलहाल, x सॉरी x, ठीक है। ये वाला यहाँ जो है मैंने इस ऑन पे क्लिक करा दिया, ठीक है। देखते हैं इसको सेव करा के, कौन सा येलो बटन है, थोड़ा सा सिस्टम स्लो हो गया स्पेस की वजह से। अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, रीजन बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा लिए हैं। वो एक फंक्शन है और फंक्शन से जब भी नॉर्मल फंक्शन जो होता है, देखो कंपोनेंट एक अलग चीज़ हो गई, कंपोनेंट के अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये नॉर्मल फंक्शन है। और नॉर्मल फंक्शन में जब भी हम वैल्यू डालते हैं तो हमें डायरेक्टली ऐसे निकालनी चाहिए। मैं 10 वैल्यू उधर से आ रही हूँ, अगर मान लो x भी आ रहा है y भी आ रहा है तो कॉमा लगा के डायरेक्टली सेपरेट कर देना है, पर मैं कर्ली ब्रेसेस यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ मैंने x ले लिया। अब देखते हैं एक बार फिर से सेव करके, देखो डेटा, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, अभी थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, यहाँ देखते हैं। ये देखो डेटा जो उधर से हम पास कर रहे हैं वो डेटा यहाँ पे आ गया। अब हम इस
एक्स को कोई एक मैंने फैच लाइक डिलीट API यहाँ पे लगाई, ठीक है, जो कार्ट आइटम को डिलीट कर रही है, और मैंने उसमें इस एक्स वैल्यू को भेजना है, तो यहाँ से मैं उस फंक्शन में वैल्यू भेज दूंगा और हमारा काम हो जाएगा। तो ये हो गया एक डायनेमिक तरीका वैल्यू को पास कराने का और डायनेमिक तरीके से फुल्ली कस्टमाइज कंपोनेंट बनाने का, ठीक है। तो ये टॉपिक भी क्लियर हो गया, मतलब नेविगेशन और कस्टमाइज्ड कंपोनेंट, ये दो टॉपिक क्लियर हो गए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कॉन्स्ट, वेयर और ये लेट, ये तीन चीज़ें हमें कहाँ यूज़ करनी चाहिए, कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम आपको यहीं बटन के किसी एक क्लिक पे दिखाते हैं, ठीक है। मान लो मैंने क्या करा, यहाँ पे कॉन्स्ट ले लिया, कॉन्स्ट मान लो क्या ले सकते हैं, एक वेरिएबल का नाम ले लेते हैं, कुछ भी नेम ले लिया मैंने, और मैंने नेम को डाल दिया गौरव भाई, ठीक है। तो मैंने नेम को गौरव ले लिया यहाँ कॉन्स्ट में। अब ये ग्लोबल है, ठीक है, ग्लोबल है, मतलब इस लर्न नाम का जो कॉन्स्ट फंक्शन बना हुआ है इसके अंदर मैं इस नेम को यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ मैं। तो मैंने क्या करा, जो येलो बटन है क्लिक हो रहा है, मैं यहाँ पे फ़िलहाल इसको हटा देता हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैंने क्या करा, उस नेम को मैं नेम को यहाँ कर दे रहा हूँ, मान लो गौरव की जगह पे मैं चेंज करके अंकित कर रहा हूँ, तो मैं अंकित देता हूँ उसको, ठीक है। मैंने क्या करा, गौरव यहाँ पे अंकित कर दिया, और उसको फिर उसके बाद अलर्ट के अंदर नेम प्रिंट करा लेते हैं, नेम मतलब दिखा लेते हैं। देखो सेव कर लिया मैंने। अभी देखो जब मैं येलो बटन पे क्लिक करूँगा, आप बताओ क्या होने वाला है। या तो ये दिखाएगा, दो ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो ये डिस्प्ले करेगा या तो नहीं करेगा। क्या हुआ, नेम इज रीड ओनली, मतलब जब भी हम कॉन्स्ट के अंदर कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। चेंज का मतलब यहाँ पे एक तरीके से चेंज का मतलब रीअसाइन नहीं कर सकते। ये परफेक्ट एक टर्म है, रीअसाइन। रीअसाइन नहीं कर सकते, चेंज तो कर सकते हैं, ठीक है। चेंज करना एक अलग चीज़ है और रीअसाइन का मतलब अलग चीज़ है। रीअसाइन का मतलब पूरी वैल्यू उठा के फिर से दे रहे हो, ठीक है। और चेंज का मतलब क्या हुआ, मैंने गौरव लिखा था, ठीक है, गौरव लिखा था ना, तो नेम को मैं डायरेक्टली चेंज नहीं कर पाऊंगा, रीअसाइन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये वेरिएबल है। पर ये अगर हम इसको देखो, ये इक्वल लगा हुआ है ना, इक्वल, ये इक्वल लगा हुआ है ना, इक्वल का साइन, इसका मतलब क्या है, रीअसाइन कर रहे हैं, इसको नेम को फिर से डिफाइन कर रहे हैं। कैसे हो जाएगा, वो तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का मतलब आपको अच्छे से पता है, कांस्टेंट में मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कॉन्स्ट है, इसलिए चेंज नहीं हो रहा। और कॉन्स्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्स्ट एक चीज़ और है, एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ। क्या, देखो कॉन्स्ट क्या होता है, कॉन्स्ट एक तो कहीं भी डिफाइन कर लिया आपने, ठीक है। वैसे अब कॉन्स्ट का कोई स्कोप नहीं होता है, कॉन्स्ट हमेशा ग्लोबली कॉल होता है, ठीक है। तो एक मेन फ़र्क ये भी है कि हम ग्लोबली कॉल करते हैं कॉन्स्ट को, इसलिए ये कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू को हम रीअसाइन नहीं कर सकते। ये कॉन्स्ट का दूसरा पॉइंट है, ठीक है। अब एक चीज़ और देखते हैं इसको, मान लो ये हटा दिया, असाइन हटा दी मैंने, ठीक है। मैंने कॉल अभी इस पर क्लिक करा, आ गया गौरव, ठीक है। अब मान लो मैंने क्या करा, कॉन्स्ट को यहाँ से उठा लिया भाई, यहाँ से उठा लिया मैंने, ग्लोबली था ना, मैंने वहाँ से हटा लिया, अलर्ट के बाद कहीं कॉल कर दिया। अब आप बताओ क्या होगा, नेम मैंने पहले कॉल कर लिया और असाइन बाद में किया है, क्या होना चाहिए, एरर आना चाहिए या चलेगा। देखते हैं, अनडिफाइंड आ रहा है बट एरर नहीं आ रहा, ठीक है, एरर नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है, अनडिफाइंड क्या है, अनडिफाइंड भी एक वैल्यू है, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी अनडिफाइंड है, वो एक डेटा है अनडिफाइंड, मतलब वैल्यू तो नहीं पता पर ये असाइन हो चुका है। एरर एक्चुअल में क्या आना चाहिए, एरर आना चाहिए था नेम इज़ नॉट फाउंड, या फिर नेम इज़ मिस, मतलब कुछ एरर आना चाहिए था कि नेम नाम का तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, क्योंकि हमने यहाँ देखो कॉल किया है और इसको असाइन यहाँ किया बाद में, तो ये एरर उस टाइप का आना चाहिए था। पर क्या आ रहा है, अनडिफाइंड, मतलब कुछ वैल्यू फाउंड नहीं हो रही। वैल्यू यहाँ पे हमने दी है ना, इसको वैल्यू तो हमने यहाँ दी है, इसलिए वैल्यू अनडिफाइंड यहाँ पे आ रही, बट ये यहाँ पे हमने कॉन्स्ट दिया, मतलब यहाँ ये भी तो किया है हमने यार, इनिशियलाइज भी तो यही किया है,
बट ये एरर क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि कॉन्स्ट क्या है, ग्लोबली कॉल होता है, और ये एक तरीके से वेरिएबल होस्टिंग समझ लो, एक टॉपिक है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है, वेरिएबल होस्टिंग और होस्टिंग का मतलब क्या होता है कि हम पहले चीज़ों को कॉल कर सकते हैं, इनिशियलाइज बाद में कर सकते हैं, और वो एरर नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पे एरर नहीं दे रहा, देखो ये होस्टिंग हो रही है एक तरीके से। एक तो ये कॉन्स्ट के अंदर टॉपिक है, तो तीन पॉइंट हैं इसके अंदर, कॉन्स्ट के अंदर। पहला पॉइंट, इसको डिफाइन बाद में, इनिशियलाइज बाद में कर रहे हैं और पहले कॉल कर ले रहे हैं, तो ये एरर नहीं देगा, वैल्यू को अनडिफाइंड लेगा। बट ये एक तरीके से असाइन बाद में हो रहा है तो इसलिए अनडिफाइंड है, अगर बट ये एरर नहीं देगा क्योंकि ये ग्लोबली कॉल होता है। कहीं भी आप पूरे फंक्शन में इसको डिफाइन कर दो, कहीं भी कॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज़, इसको वैल्यू को रीअसाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो जो एक बार दे दिया वो दे दिया। आपको चेंज करना है तो उसके तरीके अलग हैं। आप मान लो एरे ले लिया, आप बोलो कि मैंने तो एक एरे ले लिया 2 आइटम का, मैं इसमें 3 आइटम करना चाहता हूँ, तो इसे कॉन्स्ट में मैं फिर चेंज नहीं कर पाऊँ। नहीं, एरे आपने एरे लिया है पूरा, ठीक है, पूरा एरे, उसके अंदर आप चेंज कर रहे हो, उस एरे के अंदर चेंज कर रहे हो आप। पूरा एरे उठा के दूसरा एरे दे दो कुछ, या कुछ और दे दो कुछ, तो वो दिक्कत देगा, ठीक है। रीअसाइन की बात हो रही है, उस वैल्यू के अंदर मैनिपुलेशन की बात नहीं हो रही, मैनिपुलेशन हो जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट क्या था, इसका कोई स्कोप नहीं होता, ग्लोबली इसे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। 3 पॉइंट हो गए, तो ये तो हो गया कॉन्स्ट। अब हम बात करते हैं लेट की, ठीक है। तो मान लो लेट का क्या होता है, स्कोप वेरिएबल होता है, और लेट जो होता है उसको क्या है, लेट जो होता है उसको क्या होता है कि ये स्कोप वेरिएबल है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं एक बार, यहाँ मान लो मैंने लेट डाल दिया, नेम गौरव डाल दिया, अलर्ट, सॉरी सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो रहा है क्योंकि वीडियो को 2 पार्ट में रिकॉर्ड किया है और एक वीडियो को कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, जब येलो पे क्लिक कर रहे हैं तो गौरव आ गया। अब मैंने क्या करा, फिर से नेम को मैंने अंकित कर दिया। जो कॉन्स्ट के साथ ट्राई करके देख रहे थे वही चीज़ हम यहाँ फिर से ट्राई करके देखें। अब देखते हैं इसके साथ हुआ कि नहीं, ठीक है। देखो सॉरी से हुआ कि नहीं, अंकित आ गया, देखो थोड़ा सा सेव होने के बाद दिक्कत आई थी, अंकित आ गया, मतलब गौरव से रीअसाइन अंकित भी हो गया। मतलब लेट का एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि लेट को हम इस ऑन प्रेस फंक्शन जो है इसके बाहर यूज नहीं कर सकते। इस नेम को अगर आप कहीं बाहर कॉल करोगे ना तो वो एरर दे देगा कि जो नेम है, जो नेम नाम का वेरिएबल है वो मिसिंग है, मतलब मिल नहीं रहा, कहीं असाइन हुआ, क्योंकि इसको सिर्फ स्कोप के अंदर यूज़ कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर फंक्शन, उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर। ब्लॉक का मतलब क्या होता है, ये कर्ली बेसिस, आपने इस कर्ली बेसिस के अंदर डिफाइन किया ना, तो आप इसको अंदर ही यूज़ कर सकते हो, इस कर्ली बेसिस के अंदर। इसके बाहर जाओगे एरर देगा, ठीक है। एक हो गया चीज़ कि इसका स्कोप जो होता है वो कर्ली बेसिस के अंदर ही होता है। दूसरी चीज़, इसकी वैल्यू को हम रीअसाइन कर सकते हैं जो हो रही है, ठीक है। अब तीसरी चीज़ और देखते हैं, तीसरी चीज़ क्या है इसमें, हाँ देखो, जो हम कर रहे थे क्या कि मान लो मैंने लेट और अंकित जो भी है ये मैंने डाला यहाँ पे, जो हमने कॉन्स्ट के साथ ट्राई किया था वेरिएबल होस्टिंग वाली चीज़। अब देखो मैंने अलर्ट नेम को पहले ही यूज़ कर लिया, क्या होगा देखते क्या आएगा। अनडिफाइंड आ रहा है भाई, ये भी अनडिफाइंड आ रहा है, अच्छा क्योंकि स्कोप के ये स्कोप, हाँ यार एक पॉइंट मिस हो गया। कॉन्स्ट का क्या है कि उसको होस्टिंग कर रहे हैं उसके बाद, बट वो ग्लोबली है, कहीं भी करोगे दिक्कत। अब ये मैंने यहाँ कर लिया, ये मैंने यहाँ से हटा के कहीं बाहर डाल लेना, मान लो मैं यहाँ डाल दूँ। अब सॉरी पहले सेव तो कर लूँ, क्योंकि कॉन्स्ट के साथ क्यों चल रहा था तब भी वो अनडिफाइंड दे रहा है, इसमें भी दे रहा है, इस कंडीशन में भी अनडिफाइंड, क्योंकि वो तो ग्लोबली है,
इसलिए वो अनडिफाइंड दे रहा था, वो कहीं भी कॉल होगा। पर ये तो स्कोप वेरिएबल है ना, इसको सिर्फ उसी स्कोप में मैंने डिफाइन किया तो अनडिफाइंड दिया। इसको मैंने बाहर ले गया, मतलब स्कोप इसका ख़त्म हो गया। अब इसको कॉल कर रहा हूँ तो कॉन्स्ट की तरह काम नहीं करेगा, पर कॉन्स्ट को अगर मैं यहाँ डाल देता और वहाँ कॉल कर रहा होता तब भी वो सेम ही देता, अनडिफाइंड ही देता। तो यही फ़र्क है लेट के अंदर जो है वो स्कोप का फ़र्क है, ठीक है। अब बात करते हैं, मतलब दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, ठीक है। मैं इसको पॉइंट लिख दूंगा। और तीसरा केस वेर नेम गौरव, ठीक है, नेम अंकित। देखते हैं इसके अंदर, क्योंकि मैंने वेर कभी यूज़ किया ही नहीं, मैंने कभी वेर यूज़ किया नहीं है नॉर्मल प्रोग्रामिंग के अंदर, मैंने वेर यूज़ किया ही नहीं है। अलर्ट नेम, सिस्टम थोड़ा सा बहुत स्लो हो रहा है। अंकित आ गया, ठीक है। अब एक बार देखते हैं, ये हो गया, अनडिफाइंड आ रहा है, सेम चीज़ ये लेट की तरह, ठीक है। बट फ़र्क क्या है, ये असाइन भी हो रहा है, स्कोप वेरिएबल है, वेर है, ठीक है, लेट वेर। अब बात करते हैं वेर और लेट में कोई फ़र्क तो दिखना चाहिए। यहाँ डालते हैं इसको, देखो सेव कर दिया ना, ठीक है। यहाँ डालते हैं, फ़र्क क्या, यहाँ डेफिनेशन देखते हैं इसकी एक बार। डिफरेंस बिटवीन वेर एंड लेट जावास्क्रिप्ट, रीडिक्लेयर। ओके, तो रीडिक्लेयर का एक बार मतलब समझते हैं विद प्रोग्रामिंग के साथ, देखते हैं रीडिक्लेयर का मतलब। रीडिक्लेयर का मतलब क्या है, पहले मैं सॉरी यहाँ से हटा देता हूँ ये चीज़ें, मैंने ये, ठीक है, स्कोप है तो मैं यहाँ स्कोप में ले लिया। रीडिक्लेयर का मतलब क्या है मैं देखते, इस नेम को दे दिया स्ट्रिंग गौरव। अब मैंने क्या करा, इसको दे दिया 10, ठीक है। अब देखते हैं, ये जो वेरिएबल टाइप था वो पहले स्ट्रिंग था। अब आपने देखा हो कभी जावा पढ़ा हो या कुछ पढ़ा हो, तो उसमें क्या होता है, अगर किसी स्ट्रिंग वाले को अगर आप इंटीजर दे रहे हो तो वो टाइप कास्टिंग वाला एरर आने लग जाता है कि टाइप कास्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जो डेटा टाइप है, मतलब टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। कुल मिला के ये कि हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, वहाँ हम वेरिएबल का टाइप कास्टिंग करते हैं। मतलब इंटीजर है तो उसको टाइप कास्ट फिर से हम स्ट्रिंग में यूज़ करना है तो स्ट्रिंग में करते हैं, अगर स्ट्रिंग से इंटीजर यूज़ करना है तो टाइप कास्टिंग होती है वहाँ पे। अब बेसिकली अगर यहाँ देखें तो देखो, मैं तो दोस्तों लाइक इस ब्लॉक के हिसाब से जो फ़र्क है वो रीडिक्लेरेशन का है। तो एक बार रीडिक्लेरेशन हम टेस्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ये जो चीज़ है वो सही है कि नहीं। रीडिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हमने ये डिक्लेयर किया लेट नेम इक्वल्स टू गौरव, और यहीं पे सॉरी यहाँ पे पहले वो था क्या नाम है, वेर था। ओके, तो वेर के साथ पहले मैंने यहाँ ले लिया नेम इक्वल्स टू यहाँ पे गौरव ले लिया, और फिर मैंने नेम को यहाँ पे, ये हम रीअसाइनमेंट देख रहे थे, ठीक है। अब इसको एक बार रीडिक्लेरेशन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, वेर गौरव लाइक नेम इक्वल्स टू 10 दे दिया। अब मैं प्रिंट करा रहा हूँ, 10 आ रहा है, ठीक है। रीडिक्लेयर हो गया, मतलब वेरिएबल रीडिक्लेयर हो गया, मतलब पहले स्ट्रिंग था फिर मैं रीडिक्लेयर करके इंटीजर कर दिया, ठीक है, इंट कर दिया। अब मैं यही चीज़ लेट के साथ एक बार करके देखता हूँ क्या आ रहा है। ये तो आइडेंटिफायर नेम हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, मतलब जो नेम है ये पहले यहाँ डिक्लेयर हो गया तो इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। और यही एक मेन फ़र्क है वेर और वेर और लेट के अंदर। बाकी दोनों चीज़ सेम है कि दोनों स्कोप वेरिएबल हैं, दोनों को रीअसाइन कर सकते हैं, ठीक है।
बट रीडिक्लेयर सिर्फ हम वेयर को कर सकते हैं, लेट को नहीं कर सकते। तो ये मेन डिफरेंस इसके बीच में है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि वेयर और लेट लगभग सेम होता है, बस रीडिक्लेरेशन वाली चीज़ को, प्रॉपर्टी को छोड़ के। और जो कॉन्स्ट होता है उसको वो ग्लोबली होता है, कहीं भी अब लाइक इनिशलाइज कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो, बट उसको रीअसाइन भी नहीं कर सकते, ठीक है, रीअसाइन नहीं कर सकते। और रीअसाइन करेंगे तो वो एक तरीके से एरर देगा, क्योंकि वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। अब ये जो रीडिक्लेरेशन है वो हम एक बार कॉन्स्ट के साथ भी देख लेते हैं, जिससे तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखो, रीडिक्लेरेशन कॉन्स्ट के अंदर भी नहीं, क्योंकि उसके अंदर तो पहले से ही हम वैल्यू ही नहीं चेंज कर सकते, रीअसाइन ही नहीं कर सकते, तो रीडिक्लेरेशन कहाँ से होगा। तो जो रीडिक्लेरेशन होता है वो सिर्फ लेट के अंदर होता है, इसीलिए लेट ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, वेयर को भी बहुत कम यूज़ करते हैं। तो बस ये फ़र्क है इन तीनों के बीच में। तो ये दो लाइक हमारा नेविगेशन हो गया, ठीक है। हमारा नेविगेशन के बाद हमने कस्टमाइज कंपोनेंट देख लिया फुल्ली, उसके बाद हमने लेट, वेयर और कॉन्स्ट के बीच में डिफरेंस देख लिया। अब जो अब बात करते हैं हमारे पास कंपोनेंट्स जो रिएक्ट नेटिव के अंदर आते हैं, या फिर हम बेसिकली आपने क्या टचेबल ऑपेसिटी देख ही ली, आपने इमेज देख ली, ठीक है, हमने टेक्स्ट इनपुट भी देख लिया और हमने टेक्स्ट भी देख लिया। तो ये कंपोनेंट रिएक्ट नेटिव के हैं, आप काउंट करोगे तो बहुत सारे हैं, बट बेसिक यूज यही है, टचेबल ऑपेसिटी, व्यू हो गया, इमेज हो गया, टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट इनपुट हो गया, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म होता है जिससे हम पता करते हैं कि ओएस कौन सा है, मोबाइल जो यूज़ कर रहे हैं, कौन से मोबाइल के अंदर कौन सा ऐप चला रहे हैं, एंड्रॉयड है, आईओएस। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारी आप रिएक्ट नेटिव के डॉक्यूमेंट यहाँ खोल के देखोगे, ठीक है। यहाँ रिएक्ट नेटिव की जो साइट है, रिएक्ट नेटिव ओनली रिएक्ट नेटिव जो फेसबुक की साइट है, reactnative.dev, यहाँ जाओगे तो आप एक बार गेट स्टार्टेड में जाके यहाँ देखो कंपोनेंट्स पे क्लिक करोगे तो कंपोनेंट के अंदर यहाँ देखो लिस्ट आ रही है, बटन, फ्लैट लिस्ट, इमेज। फ्लैट लिस्ट का मैं आपको बता दूंगा क्योंकि फ्लैट लिस्ट थोड़ी सी समझनी टफ है, उसके अंदर चीज़ आ जाती है, इसलिए इमेज बैकग्राउंड, मॉडल। तो एक बार मैं क्या करने वाला हूँ, एक इस वीडियो में तो नहीं हो पाएगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, बट मैं एक आपकी समझ के लिए मैं एक कर देता हूँ कि मैं ये जो हैं सारे कंपोनेंट, इनकी मैं एक कंपोनेंट नाम की रिएक्ट नेटिव कंपोनेंट्स और उनका एक्सप्लेनेशन एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, इसी सीरीज़ के अंदर, और उससे आपको सारी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल हम क्या करते हैं कि हमने 3 टॉपिक कवर करे, एक टॉपिक और देख लेते हैं, ठीक है। वो टॉपिक हम रख सकते हैं क्या, ठीक है। हमने नेविगेशन देख लिया, हमने नेविगेशन के बाद हमने कंपोनेंट देख लिया, वो भी देख लिया, कंपोनेंट यूज़ कैसे करना। अब एक बार हुक्स देख लेते हैं, हुक्स के अंदर क्या क्या, स्टेट मैनेजमेंट देख लेते हैं, ठीक है। तो 2-3 हुक देख लेते हैं, वो जितना हम यूज़ करेंगे उतना हम देख लेते हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है हुक की, पहली बात तो जो हुक हैं वो रिएक्ट से हैं, ना कि रिएक्ट नेटिव से, ठीक है, वो रिएक्ट से हैं। और हुक्स जो हैं वो ऐसा नहीं है कि रिएक्ट से ही आ सकते हैं, वो और भी, जैसे हम देखो रिएक्ट नेविगेशन / नेटिव यूज़ करते हैं, उसके अंदर यूज नेविगेशन यूज़ किया था, वो भी एक तरीके से हुक है, ठीक है। रिएक्ट नेटिव यूज रूट किया था, वो भी हुक है, ठीक है। तो फिलहाल हुक्स देख लेते हैं एक बार। देखो, रिएक्ट के अंदर एक हुक होता है जिसको हम बोलते हैं यूज स्टेट, जिसका यूज हम सबसे ज़्यादा करने वाले हैं, और वो है, इसको डिफाइन करने के लिए सेम चीज़ कॉन्स्ट, ठीक है। बट जो स्टेट होता है यूज स्टेट, इसमें क्या है कि एक तरीके से हम गेटर सेटर रखते हैं, मतलब एक वैल्यू सेट करने वाला, एक वैल्यू गेट करने वाला, ठीक है, और उसको हम डिफाइन करते हैं। तो इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है ये ब्रैकेट, ठीक है। अब मान लो पहला हम क्या है, पहला इसका जो एक तरीके से जो पहली की होती है या फिर वैल्यू मान सकते हो, इसके अंदर 2 चीज़ पास करते हैं, इस एरे के अंदर 2 चीज़ पास करते हैं। पहला जो होता है उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गेटर, ठीक है। तो मान लो मैंने नेम सेट करना था तो मैंने नेम दे दिया यहाँ, ठीक। अब एक सेटर, तो इस सेटर को आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मान लो कुछ भी XYZ। मैं जैसे बेसिकली लोग क्या यूज़ के अंदर अपनी समझ के लिए एक बढ़िया सा मतलब नेमिंग कन्वेंशन एक तरीके से क्या रखते हैं, सेट नेम कर देते हैं, सेट नेम। अब इससे समझ में आता है कि हम नेम को सेट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब सेट कर रहे हैं मतलब वैल्यू दे रहे हैं नेम को, ठीक है। अब इस चीज़ का ये फंक्शनल कंपोनेंट इसलिए हम हुक्स यूज़ कर रहे हैं। अगर क्लास कंपोनेंट होता तो उसके अंदर स्टेट डायरेक्टली यूज़ करते, वो भी मैं आपको एक सेपरेट छोटे से उसमें बता दूंगा, क्योंकि बेसिकली क्या है कि
मोस्टली आपको फंक्शनल कंपोनेंट ही यूज़ करने पड़ेंगे, तो ये आप सीख जाओगे तो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसकी एक केस में ज़रूरत पड़ती है, कोई केस है जहाँ पे सिर्फ डेटा डिस्प्ले कराना है, और या फिर कोई लाइब्रेरी आप ऐसे यूज़ कर रहे हो जिसका सिर्फ हम क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ऐसे है। अदरवाइज आप फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ करो। तो यहाँ देखो जो इसका हो क्या वो ये है यूज स्टेट। अब इस ब्रैकेट के अंदर आप इनिशियलाइज कर सकते हो इस नेम को। नेम क्या है, स्ट्रिंग होता है, तो आप स्ट्रिंग खाली स्ट्रिंग डाल सकते हो। अगर मान लो ये कोई कंडीशन वाली चीज़ है तो बूलियन में हो सकती है, तो आप यहाँ पे ट्रू फॉल्स एंटर कर सकते हो, स्टार्ट में फॉल्स डाल सकते हो। ठीक है, अगर ये एरे है तो हम इसको ऐसे करके इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये इंटीजर है तो आप 0 दे सकते हो, इनिशियल वैल्यू ये 0 है। अब देखो मान लो पहले नेम को हमने क्या कर रखा, ये भी हम जैसे कॉन्स्ट के साथ ट्राई कर रहे थे ना, मैंने पहले इनिशियलाइज में गौरव दे रखा है इस नेम के अंदर, अभी मैंने कहीं यूज़ नहीं किया इसलिए। ठीक है, यहाँ यूज़ कर रखा है, तो मैं क्या करता हूँ फ़िलहाल इसको यहाँ से कमेंट कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, अब ये देखो मैंने नेम के अंदर गौरव डाल रखा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अलर्ट के अंदर ये हटा देता हूँ सारा, अलर्ट के अंदर मैं डायरेक्टली नेम कॉल कर रहा हूँ यहाँ। ठीक है, तो अभी देखो गौरव आ रहा है, अब मैं क्या करना है, मुझे क्या करना है, जो पहले वाला बटन है ग्रीन वाले बटन पे मुझे सेट नेम करना है, और मुझे यहाँ पे अंकित कॉल करना है। इस सेट नेम के अंदर मैंने अंकित सेट कर दिया, और फिर मैं क्या करूँगा, इसको कॉल करूँगा, इसके अंदर अंकित आ जाना चाहिए, क्योंकि नाम जो पहले गौरव था उसको हमने सेट नेम की हेल्प से अंकित कर दिया, और ये इसके अंदर अंकित कर दिया। अब जो मैं अलर्ट पे क्लिक करूँगा तो आना चाहिए ये अंकित, सॉरी ये क्या। ठीक है, तो देखो मैंने पहले कॉल किया, गौरव आ रहा है, ग्रीन पे कॉल कर दिया, हिट बटन क्लिक हो गया। अब क्या होगा, ठीक है, अब देखते हैं। पहले मैंने यहाँ क्लिक करा, गौरव आया, मैंने इसको क्लिक कर दिया। ठीक है, अब देखो अंकित आ रहा है, मतलब ये नाम चेंज हो गया यहाँ पे। अब हम स्टेट यूज़ क्यों करते हैं, स्टेट इसलिए यूज़ करते हैं जिससे हम कोई भी लाइक वैल्यू को इंस्टेंटली चेंज कर सकें, और वो उसी सेकंड जो वैल्यू चेंज होती है वो चेंज रिफ्लेक्ट कर देती है, इसीलिए हम स्टेट को यूज़ करते हैं। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे कॉन्स्ट डिफाइन करता और कॉन्स्ट की वैल्यू चेंज कर देता तो बटन क्लिक पे कॉन्स्ट की वैल्यू चेंज हो जाती, क्या नहीं होती ना, रीअसाइन होती नहीं है। ठीक है, तो लाइक रीअसाइन होगी नहीं, वो वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर आप लेट भी लेते, लेट लेने के बाद आपको डिफाइन करते तो वो इंस्टेंट चेंज नहीं होता, वो पूरा फ्लो आपको पूरा लाइक स्क्रीन जब लोड होती तभी दिखता, उससे पहले लोड होने से पहले दिखती नहीं। बट यहाँ बिना स्क्रीन के लोड किए हुए हम वैल्यू को डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करा देते हैं, चेंज जो अपडेटेड वैल्यू उसको रिफ्लेक्ट करा देते हैं, इसलिए हम स्टेट यूज़ करते हैं। और स्टेट को फंक्शन कंपोनेंट में ऐसे हुक्स की हेल्प से यूज़ करते हैं, और हुक को लाइक यूज स्टेट इस तरीके से लिखते हैं, मैंने बताई दिया। इसको इनिशियलाइज करना है, अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को आप इनिशियलाइज कर सकते हो, एरे को कर सकते हो, इस तरीके से यूज करते हैं। ये यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो नेम की जगह पे। ठीक है, फर्स्ट नेम जो भी लेना है, और ये सेट नेम को भी आप कुछ भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने सेट नेम लिख दिया नेम एम, ठीक है, और मैंने क्या करा यहाँ पे नेम एम। ठीक है, देखो गौरव क्लिक करा, अंकित। ठीक है, काम कर रहा था, वो कुछ भी ले सकते हो, बस ज़रूरत है यहाँ पे 2 वैल्यू देने की। ठीक है, 2 वैल्यू देंगे और दोनों ही मस्ट हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा यूज स्टेट हुक हो गया। एक हुक हम कॉल करते हैं, एक तो ये हो गया, देखो यहाँ मैंने रूट बता ही दिया था, ये बता दिया। एक जो मेन एक और है यूज इफेक्ट, इसको एक बार अभी आपको मैं एक नॉर्मल वे में समझा दे रहा हूँ, पर यूज इफेक्ट के 3-4 केसेस बनते हैं, उन चारों केसों को मैं एक बार अच्छे से समझाऊंगा। वो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू नीड हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल क्या है कि मान लो यूज इफेक्ट है और मैंने अलर्ट क्लिक कर दिया, और अलर्ट के अंदर मैंने हेलो डाल दिया। ठीक है भाई, जब भी आपने सिर्फ, अब ये यूज इफेक्ट क्या होता है, जब भी हम इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे जाते हैं तो एक डिफ़ॉल्ट अपने आप से बिना कुछ एक्शन लिए, मतलब मैंने बटन क्लिक नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, और उस बिना क्लिक बिना कुछ भी एक्शन के कोई टास्क हमें करना है, मान लो एक API का दे देते हैं, हम जाते हैं
किसी एक पर्टिकुलर स्क्रीन पे, और वहाँ पे क्या है, मुझे पर्सन की डिटेल निकालनी है एपीआई से। अब मैं बिना क्लिक, जैसे मैं उस स्क्रीन पे गया, मैं क्या वहाँ जाके क्लिक करूँगा कि भाई मुझे डिटेल दो, ऐसा तो है नहीं। हम फेसबुक वगैरह इंस्टाग्राम आप चलाते तो प्रोफाइल पे क्लिक करते तो वहाँ जो आपकी डिटेल एकदम से आ जाती है, वो कैसे आती है, ऑटोमेटिक आती है ना। वहाँ जाके तो आपको कुछ क्लिक नहीं करना पड़ता ना। तो वो जो ऑटोमेटिक जब हम उस स्क्रीन पे आते हैं और जो ऑटोमेटिक डेटा आता है, वो हम यूज इफेक्ट के अंदर ही एपीआई को कॉल कर देंगे। मान लो मैंने यहाँ कोई कॉन्स्ट करके एक मेथड बना दिया, उसके अंदर एपीआई कॉल कर दी, और वो मेथड को मैं यहाँ कॉल कर दूंगा। उससे क्या होगा, जब भी हम इसके स्क्रीन पे आएंगे इस वाले पे, ऑटोमेटिक ये वाला फंक्शन उस एपीआई को कॉल कर देगा। अब इसकी 4 कंडीशन बनती हैं। एक तो क्या बनता है, मान लो ये हो गया, ये हो गया। अब इसके अंदर हम वैल्यू दे देते हैं। कभी देखो, एक मैंने डायरेक्टली ऐसे भी कॉल कर लिया था, ऐसे भी कॉल कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसके अंदर कोई डिपेंडेंसी जो वैल्यू चेंज हो रही वो भी डाल के ऐसे कॉल कर सकते हैं। तो 3-4 कंडीशन है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। वो मैं आपको बता दूंगा जब मैं एपीआई लगाऊंगा ना, तब ये मैं यूज इफेक्ट आपको अच्छे से समझाऊंगा। क्योंकि यूआई में जब तक हम यूआई बना रहे हैं तब तक इस यूज इफेक्ट का कोई काम नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग में इसका कोई काम नहीं है। इसका काम जब ही आएगा जब हम कोई एक्शन ले रहे हैं, कोई मेथड कॉल करवा रहे हैं, कोई एपीआई कॉल करवा रहे हैं, तब यूज इफेक्ट का काम आएगा। तो दूसरा जो है फंक्शन वो है यूज इफेक्ट, ठीक है। ये दूसरा जो हुक है वो यूज इफेक्ट। तीसरा आता है, एक हम जब भी किसी, जैसे आपने रेफरेंस के बारे में सुना हो तो हम अपने लैंग्वेज नॉर्मल पढ़ी होगी तो उसमें रेफरेंसेस बनाते हैं। तो इसमें हम किसी भी चीज़, मान लो मैंने ये बटन बनाया था, और इसके अंदर भी एक देखो रेफ प्रॉपर्टी होती है। हर एक रिएक्ट नेटिव कंपोनेंट के अंदर या कुछ भी एक रेफ प्रॉपर्टी होती है। अब मेरे को यहाँ रेफ बनाना है, रेफ, तो रेफरेंस जब देना है तो मुझे एक हुक मिलता है, इसका भी करने का एक बटन रेफ, मैंने एक वेरिएबल ले लिया, उसको यूज रेफ करके एक हुक होता है। अब देखो बस, अब ये रेफ बन गया, ईजी। अब रेफ का यूज़ क्या होता है, रेफ का मतलब क्या होता है कि हमें या मुझे आप किस वजह से जानते हो, या तो मेरे YouTube चैनल की वजह से जिसका नाम इंजीनियर कोड वाला है। तो जो इंजीनियर कोड वाला है वो भी तो एक रेफरेंस है ना। मेरा नाम गौरव है, तो मेरा नाम जो नाम है वो रेफरेंस है। कोई मुझे बुलाएगा तो मेरे नाम से बुलाएगा ना। तो ये एक रेफरेंसेस हैं, इसलिए टचेबल ऑपॉर्चुनिटी। अब यूनिकनेस है, ये बटन रेफ जो है यहाँ पे जो मतलब है वो यूनिकनेस से है। और यूनिकनेस मान सकते हो हमारा आधार कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड सबका है, तो आधार कार्ड जो एक तरीके से रेफरेंस है हमारा। हमें कोई भी अगर पता करना चाहेगा हमारे बारे में तो वो आधार कार्ड को चेक करेगा। तो वही चीज़ है जो यूनिकनेस है। इस यूनिकनेस के बेस पे हम इसके अंदर चीज़ें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रेफ, और बाकी की चीज़ें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो मैंने देखा बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें आई होप जो भी मैंने इसमें बताया है वो आपको क्लियर हो गया हो। अगर आपको कोई भी और हेल्प चाहिए प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए। और अगर आपने चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने देखा है वीडियो तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।